नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। जेडीयू नेता और मोदी सरकार में स्टील मंत्री आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया। 7 जुलाई को राज्यसभा की उनकी सदस्यता खत्म हो रही है, लेकिन जेडीयू ने उन्हें फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया है। बता दें, इस बात को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच मतभेदों की खबरें हैं। क्योंकि मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी के करीबी हो गए। वहीं राज्यसभा ना भेजे जाने पर आरसीपी सिंह ने बीजेपी का बचाव करने की मुद्रा में कहा कि बीजेपी के पास 303 सांसद हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं। ये तो उनकी उदारता थी कि उन्होंने जेडीयू को मंत्री का एक पद दिया। कुछ लोग झगड़ा लगाने का काम करते हैं, उन्होंने एक पद दे दिया, बड़ी बात है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने कहा कि दिक्कत यहीं पर आती है। प्रधानमंत्री के लिए 273 सीटें चाहिए, हमारी पार्टी 16 सीटों पर है और वो केवल बिहार में है। क्या चाहते हैं? नाम लिखाना थोड़ी है। बिहार के सबसे लंबी अवधि के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नाम कितनी जगह दर्ज कराएंगे? आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजने को लेकर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि जेडीयू के पास अब कोई सीट भी नहीं है, ऐसे में क्या आरसीपी सिंह इस्तीफा देंगे? जवाब में नीतीश ने पत्रकारों से कहा कि अभी तो उनकी सांसदी का कार्यकाल बचा है, चुनाव तो समय से पहले हो रहा है। जब तक उनका समय है तब तक तो है ही, अभी तुरंत इस्तीफा देने का मतलब क्या है? अभी उसे लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी की बात आगे की चीज़ है। कौन मंत्री बनेगा और पार्टी में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये समय आने पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हालात होंगे उसी हिसाब से फैसले होंगे, पार्टी में अभी कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को विधानसभा में यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को निशाने पर लिया। इस दौरान अखिलेश ने एक किस्सा सुनाया और बताने की कोशिश की कि प्रदेश के बच्चों की शिक्षा का स्तर कितना नीचे है। अखिलेश ने वाकया सुनाते हुए कहा कि जिस उत्तर प्रदेश से इतने लोग प्रधानमंत्री बने और लगातार यूपी की वजह से बीजेपी के प्रधानमंत्री बने, उस सरकार में दिल्ली और यूपी की शिक्षा में ये स्तर है। अखिलेश ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में मैं हमेशा जाता हूं, एक बार नहीं कई बार गया, जब मुख्यमंत्री था तब भी गया। मैं अपनी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया और बच्चे से पूछा कि पहचाना मुझे, वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूँ, उसने कहा आप राहुल गांधी हैं। अखिलेश की बात सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के विधायक हंसने लगे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूँ ये किस बात पर हंस रहे हैं। इन्हें इस बात का दुख नहीं कि यूपी नीचे से चौथे नंबर पर है, इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल हैं आप लोग, आपकी सरकार किसने बना दी? मोदी के सत्ता में 8 साल पूरे होने पर एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। रामदेव ने कहा कि वर्तमान में देश में कोई दूसरा नेता नहीं है जो पीएम मोदी के नेतृत्व और क्षमता की बराबरी कर सके। विपक्ष पर हमला बोलते हुए रामदेव ने इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोगों को देश की समझ ही नहीं है। रामदेव ने कहा कि इस समय उपलब्ध 140 करोड़ लोगों में कोई ऐसा नहीं दिखता है जो देश चला सके। यही नहीं, रामदेव ने पीएम मोदी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का भी बचाव किया। रामदेव ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री को मंथली या वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ऐसे में तो बीजेपी के सारे प्रवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री हर बात पर नहीं बोल सकते, कोई बड़े मुद्दे पर तो पीएम खुद ही बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कोरोना के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत ऐसे बच्चों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 4,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण की ज़रूरत होगी तो उसमें भी पीएम केयर्स मदद करेगा। इसके अलावा 18 से 23 वर्ष की आयु के लोगों को वजीफा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में 8 साल पूरे करने को लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की गई। इसके साथ ही बच्चों के लिए पीएम केयर्स की पासबुक और आयुष्मान भारत के तहत एक स्वास्थ्य कार्ड भी दिया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थानीय नेताओं के बजाय बाहरी नेताओं को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाए जाने से भी पार्टी में हलचल नजर आ रही है। पार्टी ने राजस्थान से किसी भी स्थानीय नेता को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया है, बल्कि रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। जिसके बाद सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने पार्टी के फैसले पर सवाल उठाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार लोढ़ा ने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से किसी कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाने का कारण बताना चाहिए। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि जहां भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए घनश्याम तिवारी को नामित करके अपनी राजनीतिक रणनीति का उदाहरण दिया है, वहीं राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हैं। प्रथम दृष्टया सभी को बुरा लगा है कि राज्य में 3 सीटें होने के बावजूद राजस्थान से एक भी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया गया है। ये गलत है। कांग्रेस को नामों पर पुनर्विचार करना चाहिए और अभी भी समय है और राजस्थान के कार्यकर्ताओं नेताओं को अवसर देना चाहिए।
कांग्रेस द्वारा राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इसका सीधा मतलब है कि वो राज्यसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज हैं। पवन खेड़ा पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं और तमाम बड़े मसलों पर टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखते हैं। हालांकि इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पहचान कांग्रेस ने दी है, मैं अपनी इस बात से सहमत भी हूं और इस पर अडिग भी हूं। इसके अलावा पवन खेड़ा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूर्व अभिनेत्री और वरिष्ठ नेता नगमा ने भी प्रतिक्रिया दी है। नगमा ने कहा कि शायद उनकी भी 18 साल की तपस्या इमरान भाई के आगे कम पड़ गई। इमरान भाई से उनका मतलब शायर और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से है। इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है। बता दें, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से, अजय माकन को हरियाणा से, जयराम रमेश को कर्नाटक से, विवेक तनखा को मध्य प्रदेश से, इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से उम्मीदवार बनाया है। किसान नेता राकेश टिकैत पर सोमवार को तब हमला कर दिया गया जब वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। टिकैत पर माइक्रोफोन से हमला किया गया और फिर उन पर स्याही फेंकी गई। इसके बाद टिकैत के समर्थक जब उनको बचाने के लिए दौड़े तो वहां हंगामा हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार टिकैत के समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले की पिटाई की। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में एक व्यक्ति को टिकैत के पास जाते और उनके सामने रखे माइक्रोफोन से मारते हुए देखा जा सकता है। फिर दूसरा आदमी उन पर स्याही फेंकता है। इस घटनाक्रम के बीच किसान नेता के समर्थक उनके बचाव के लिए दौड़ पड़े तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मचने पर कुर्सियों को इधर उधर फेंका जा रहा है, कुछ लोग मार भी रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत ने एक स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को कथित तौर पर पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। राकेश और युद्धवीर ये कहने पहुंचे थे कि वे इसमें शामिल नहीं हैं और कोडिहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अपने ऊपर हमले और फेंके गए स्याही के बाद टिकैत ने राज्य सरकार को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उस हमले के बाद टिकैत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। एएनआई के अनुसार टिकैत ने आरोप लगाया कि यहां स्थानीय पुलिस द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी, ये सरकार की मिलीभगत से किया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे ने पंजाबी गायकों को धमकी दी है। एसएफजे प्रतिबंधित संगठन है और इसका नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान के नाम पर लगातार लोगों को भड़काता रहता है। पन्नू ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि कोई नहीं जानता कि अगली गोली पर किसका नाम लिखा होगा। पन्नू ने कहा कि पंजाब में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए अकाल तख्त साहिब में 6 जून से वोटिंग शुरू होगी और पंजाबी गायक इसमें भाग लें। पन्नू ने यह वीडियो यूट्यूब पर सोमवार को जारी किया। यह वीडियो खालिस्तान का समर्थन न करने पर मौत सामने है शीर्षक से जारी किया है। उधर पंजाब पुलिस को इस बात का डर है कि राज्य के अंदर गैंग वॉर शुरू हो सकता है। पंजाब पुलिस ने कहा कि कुछ नामी पंजाबी गायकों की जान खतरे में है। इंडिया टुडे के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि एक गायक जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत नज़दीक है, उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से गायक का नाम नहीं उजागर किया है। बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार घेरे में है। इस बीच ऐसी धमकियों से हालात और ख़राब होने की आशंका है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार बुरी तरह घिर गई है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि पंजाब सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेगी कि मामले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराई जाए। पंजाब सरकार ने यह कदम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह मूसेवाला के पत्र के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने जाँच का अनुरोध किया था। बलकौर मूसेवाला ने यह भी मांग की है कि जांच में सहायता के लिए सीबीआई और एनआईए को शामिल किया जाए। जिसके बाद भगवंत मान ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार जांच आयोग को पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करेगी, जिसमें एनआईए जैसी किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी शामिल है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पत्र में लिखा था कि आपकी सरकार की विफलताओं के कारण मेरे बेटे ने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर मूसेवाला ने यह भी मांग की है कि जिन अधिकारियों ने उनके बेटे की सुरक्षा की समीक्षा की और सुरक्षा कटौती करने के आदेश की पूरी जानकारी सार्वजनिक की, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के पुलिस महानिदेशक से सिद्धू मूसेवाला की मौत को गैंग वॉर से जोड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अपनी कड़ी मेहनत से मेरे बेटे ने दुनिया भर में पंजाब का नाम रोशन किया, लेकिन पंजाब के डीजीपी ने मेरे बेटे की मौत को गैंग वॉर से जोड़कर पेश किया। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि पंजाब के डीजीपी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मांग के बाद भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी को इस घटना के बारे में कल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। बता दें, रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब डीजीपी ने कहा था, ये एक इंटर गैंग राइवलरी का मामला लगता है।
बता दें, पंजाब सरकार ने 400 से अधिक लोगों की सुरक्षा हटाई और कुछ की सुरक्षा में कटौती की। इसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था। इस कदम को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जमकर प्रचारित किया और जिन जिनकी सुरक्षा हटाई गई उनके नामों को साझा किया गया। उसके अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दलीलें रखी गईं। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों में मामले को खारिज करने की बात कहता रहा। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराईं और मामले को खारिज करने को कहा। वहीं कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई को 4 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। बता दें, इससे पहले 26 मई को मस्जिद पक्ष की ओर से इस मामले पर दलीलें रखी गई थीं जो कि पूरी नहीं हो पाई थीं। उसी कार्रवाई को आज आगे बढ़ाया गया। ज्ञानवापी विवाद को लेकर दायर किए गए नए केस पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। नए केस में मांग की गई है कि मस्जिद में तथाकथित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी जाए और हिंदुओं को अंदर जाने से ना रोका जाए। इस पर सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुकदमे को 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि यूपी सरकार, वाराणसी के डीएम, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और अंजुमन मस्जिद कमेटी को वादी की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए उन्हें केस की एक प्रति प्राप्त करने और उस पर बहस करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बिना आदेश देना उचित नहीं होगा और उन्हें 8 जुलाई से पहले अपनी प्रतिक्रिया या आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की कोचिंग से पढ़ी दिल्ली की श्रुति शर्मा यूपीएससी टॉपर घोषित की गई हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2021 का अंतिम नतीजा सोमवार को घोषित किया गया। श्रुति शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया है। अपनी कामयाबी पर शर्मा ने कहा कि उन्हें यूपीएससी परीक्षा पास करने का भरोसा था, लेकिन मेरिट सूची में नंबर 1 पर आना आश्चर्य के रूप में आया है। श्रुति शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जेएनयू से करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा का प्रिय विषय इतिहास है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इतिहास में किया है। बता दें, यूपीएससी की तीनों टॉपर महिलाएं हैं। अंकिता अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है और चंडीगढ़ की गामिनी सिंगला ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा ऑल इंडिया टॉपर सहित कुल 23 उम्मीदवारों ने जामिया आरसीए से सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com। नमस्कार।